नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो हर मंगलवार की तरह मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ अपनी कविताओं के गुलदस्ते के साथ। और जब तक हमसे लोग जुड़ते हैं, एक बार मैं फिर अपनी पुस्तक दिखाना चाहूँगी आप लोगों को यहाँ, स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर, जो कि अभी कुछ 15 दिन पहले रिलीज़ हुई थी और कई दिनों तक किंडल पे नंबर 1 रही। इसी तरह मेरी जो इस साल की सारी पुस्तकें हैं, लाइन्स ऑफ फेट इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, कई बसंत देखे हैं मैंने हिंदी पोइट्री कलेक्शन, रंग भरा तोहफा हिंदी पोइट्री कलेक्शन और नावल द रेड डायरी, ये सभी बेस्ट सेलर्स में रहे और इसके लिए आप सभी की आभारी हूँ। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए। राजा जी, पूर्णिमा लिख रही है, हेलो दीदी, थैंक यू डियर। आप ये नंबर क्यों दे रहे हैं सलमान जी? हमारे यहाँ कोई जॉब एजेंसी नहीं है। संतोष जी नमस्कार। ऋतिक रॉय जी जुड़ गए। अपर्णा प्रधान जो कि एक सीनियर कवयित्री और पेंटर हैं, वो जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग लिख रही हैं। राम जी जुड़ गए हैं और जो है सरिता जुड़ गई है, जो कि इस पेज की एडमिन भी हैं और बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविताओं का सिलसिला। और सबसे पहले एक 4 लाइनर, जैसे कि मैं हरदम करती हूँ। और ये जो मैं 4 लाइनर आज सुनाने जा रही हूँ, ये मेरा बहुत फेवरेट 4 लाइनर है। ये दूरदर्शन पे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब भी मैंने यही सुनाया था। चंद मुरादों का गगन से मिलना अभी बाकी है, कुछ तमन्नाओं का तितली सा उड़ना अभी बाकी है। चंद मुरादों का गगन से मिलना अभी बाकी है, कुछ तमन्नाओं का तितली सा उड़ना अभी बाकी है। अभी तो चुन रही हूँ लकड़ियाँ अलाव की, इस अलाव में आँख का तपना अभी बाकी है। अभी तो चुन रही हूँ लकड़ियाँ अलाव की, इस अलाव में आँख का तपना अभी बाकी है। कई लोगों को ये 4 लाइनर पसंद आया और कमेंट्स आ रहे हैं इस तरह के, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस 4 लाइनर के ज़रिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जिस समय हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं और कोई ख्वाहिश नहीं बचती, उस समय हम में कुछ आगे करने की तमन्ना भी नहीं बचती। तो हरदम थोड़ी सी तमन्ना छोड़ देनी चाहिए। तो जो आज की पहली प्रस्तुति है, उसका शीर्षक है मशाल। रेगिस्तान सी तन्हाई है मुझ में, रेगिस्तान सी तन्हाई है मुझ में। बहुत चली हूँ नंगे पाँव तपती हुई बालू पर, जो मेरे पाँव को घायल करती रही। बहुत खोजा है मेरे बेचैन दिल ने पानी की तरह खुशी को, जो किसी मृग तृष्णा की तरह मेरी उंगलियों से फिसलती रही। बहुत सहा है मैंने उबलती हुई हवाओं को, जो मेरे बदन पर वार करती रही और छालों से ढक दिया। बहुत चली हूँ नंगे पाँव तपती हुई बालू पर, जो मेरे पाँव को घायल करती रही। बहुत खोजा है मेरे बेचैन दिल ने पानी की तरह खुशी को, जो किसी मृग तृष्णा की तरह मेरी उंगलियों से फिसलती रही। बहुत सहा है मैंने उबलती हुई हवाओं को, जो मेरे बदन पर वार करती रही और छालों से ढक दिया। हाँ, रेगिस्तान सी तन्हाई है मुझ में। हाँ, रेगिस्तान सी तन्हाई है मुझ में, पर मुझ में अलाव की लौ भी है। मुझ में अलाव की लौ भी है, और ये लौ सीने पर लाख जख्म होने पर भी मुझे बुझने नहीं देती। और ये लौ सीने पर लाख जख्म होने पर भी मुझे बुझने नहीं देती। और इसलिए मैं रुदाली नहीं बनी, मैं बन गई एक मशाल जो राहगीरों को रोशनी दिखाती है। और इसलिए मैं रुदाली नहीं बनी, मैं बन गई एक मशाल जो राहगीरों को रोशनी दिखाती है। तो ये थी मेरी पहली कविता मशाल। दोस्तों, इस कविता के ज़रिए मैं ये कहना चाहती हूँ
कि कभी भी हमारे मन में दो भाव छुपे होते हैं, एक खुशी का, एक गम का। थैंक यू सरिता। तो जो है किसको आगे बढ़ाना है ये हमारे हाथ में है। तो आप लोग भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। और कहते हैं ना कि कवि जब मैं करके लिखता है वो अपने बारे में नहीं लिख रहा होता, वो दुनिया के बारे में लिख रहा होता है। वो किसी ऐसे इंसान से मिलने के बाद लिख रहा होता है जिसको जो किसी उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो। तो ऐसे ही एक समय पे मैंने ये कविता लिखी थी। कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं बहुत कम कमेंट्स ले पाऊँगी, परंतु इन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूँगी, जो भी अच्छे कमेंट्स हैं। और जो लोग कुछ ख़राब कमेंट्स इस पेज पर करते हैं उनको हर बार की तरह इस बार भी हमारे एडमिन्स तैनात हैं और वो आपको पेज से बैन कर दिया जाएगा। आशा है आप बैन होना नहीं चाहेंगे, इसलिए कमेंट्स का जो ये रहता है एक आदर भाव होना चाहिए, वो बनाए रखें। गायत्री जोशी जी ताली बजा रही हैं, थैंक यू गायत्री। तो बढ़ते हैं आगे और एक 4 लाइनर प्रस्तुत है। आंखों का भ्रम था कि मेरी नाव घूम रही थी आवारा। आंखों का भ्रम था कि मेरी नाव घूम रही थी आवारा। मैं तुझे जगह जगह खोज रहा था, पर ए खुदा तू ही मुझे दिखा रहा था किनारा। मैं तुझे जगह जगह खोज रहा था, पर ए खुदा तू ही मुझे दिखा रहा था किनारा। तो जो मेरी अगली प्रस्तुति है, सुरेखा साहू भी जुड़ गई हैं, जो कि इस पेज पे सुरेखा, वहीदा, सरिता ये सब लाइव शोज़ ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। और सैयद राउत जी भी जुड़ गए हैं और बहुत सारे साथी जुड़ गए जो हर बार हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। तो जो अगली प्रस्तुति है उसका शीर्षक है खोज। जाने क्या खोज रही है रूह कि लेती जाती है जन्म पर जन्म। जाने क्या खोज रही है रूह कि लेती जाती है जन्म पर जन्म। क्या कोई तलब है जो रूह को कलम की नोक सा चलाती है, या कोई ख्वाहिश है जो बार बार उसे आने को मजबूर करती है, या यह कोई समंदर सी प्यास है जो पूरा होने को तड़पती है, या ये कोई अधूरे चांद का हिस्सा है जो पुरनूर होने की आरजू रखती है, या फिर कोई तिस्लिम है जिसमें बेबस हो ये फंसी हुई है। क्या कोई तलब है जो रूह को कलम की नोक सा चलाती है, या कोई ख्वाहिश है जो बार बार उसे आने को मजबूर करती है, या यह कोई समंदर सी प्यास है जो पूरा होने को तड़पती है, या ये कोई अधूरे चांद का हिस्सा है जो पुरनूर होने की आरजू रखती है, या फिर कोई तिस्लिम है जिसमें बेबस हो ये फंसी हुई है। रूह की आज़ादी तो सारी जिस्तजू खत्म होने के बाद शुरू होती है। रूह की आज़ादी तो सारी जिस्तजू खत्म होने के बाद शुरू होती है। फिर जाने कौन सी ये दास्तां है जो किसी कसक को रोके रखती है। फिर जाने कौन सी ये दास्तां है जो किसी कसक को रोके रखती है। तो ये थी मेरी दूसरी कविता, जिसमें जो कुछ फिलॉसॉफिकल हो गई थी और जिसमें कई प्रश्न पूछे हैं मैंने। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी कि ज़हीर की खोज में घूम रही थी यहाँ वहाँ। ज़हीर तो रूह थी, आसान ये ठिकाना हुआ। ज़हीर की खोज में घूम रही थी यहाँ वहाँ। ज़हीर तो रूह थी, आसान ये ठिकाना हुआ। यूं तो बहुत गुल हैं गुलिस्तां में, महकने के लिए गुज़ीदा हमको ही किया। यूं तो बहुत गुल हैं गुलिस्तां में, महकने के लिए गुज़ीदा हमको ही किया। तो बढ़ते हैं आगे
और जो अगली कविता है बहुत छोटी सी कविता है। इसका शीर्षक है मिलना खुद से। जी हाँ, मिलना खुद से। खुद को पहचान पाना इतना आसान भी नहीं होता। खुद को पहचान पाना इतना आसान भी नहीं होता। कई खालों के झरने का इंतज़ार करना पड़ता है, कई तहों को खोलना पड़ता है, कई परतों को तब तक घिसना पड़ता है जब तक वो उतर न जाए, और तब जाकर मैं अक्सा नज़र आने लगता है। खुद को पहचान पाना इतना आसान भी नहीं होता। कई खालों के झरने का इंतज़ार करना पड़ता है, कई तहों को खोलना पड़ता है, कई परतों को तब तक घिसना पड़ता है जब तक वो उतर न जाए, और तब जाकर मैं अक्सा नज़र आने लगता है। यह तो तब जाकर समझ में आता है कि पहचान पाना तो मात्र एक तिनका था। यह तो तब जाकर समझ में आता है कि पहचान पाना तो मात्र एक तिनका था। असली जंग तो तब शुरू होती है जब खुद को खुद से मिलाने की कोशिश शुरू होती है। असली जंग तो तब शुरू होती है जब खुद को खुद से मिलाने की कोशिश शुरू होती है। तो ये थी मेरी अगली कविता। निवेदिता रॉय भी जुड़ गई हैं, जो कि इस पेज की एडमिन है और कई प्रोग्राम्स करवाती रहती हैं। सैयद जी लिख रहे, या कोई समंदर की प्यास है जो पूरा होने को, उनको ये लाइन बहुत पसंद आई। रेनू मिश्रा जो कि एडमिन भी है, बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं, वो बहुत खूब लिख रही हैं। मोहम्मद जी भी जुड़ गए हैं, ईशान जी भी जुड़ गए हैं, लालजी भाई, मुबारक जी और मोहम्मद जी, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो जो है बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर पेश है। वक्त बड़ा बेरहम है, तोड़ता जाता है धागे। वक्त बड़ा बेरहम है, तोड़ता जाता है धागे। तड़पता मिटता छोड़कर वो सरपट आगे भागे। तड़पता मिटता छोड़कर वो सरपट आगे भागे। तो जो अगली कविता है वो भी बहुत छोटी सी कविता है। उसका शीर्षक है परिपक्वता। बच्चा अचानक तो बड़ा नहीं बनता। बच्चा अचानक तो बड़ा नहीं बनता। उसकी मासूमियत तिनका तिनका सड़ने लगती है और फिर पीले पत्तों सी गिरकर मिट्टी में मिल जाती है, और उसकी जगह उग आती हैं टहनियां चालाकी की। उसकी मासूमियत तिनका तिनका सड़ने लगती है और फिर पीले पत्तों से गिरकर मिट्टी में मिल जाती है, और उसकी जगह उग आती हैं टहनियां चालाकी की, और वो परिपक्व बन जाता है। और वो परिपक्व बन जाता है। इन चालाकियों की टहनियों पर जब फल लग जाते हैं ना, वो इंसान ही नहीं बचता। इन चालाकियों की टहनियों पर जब फल उगाते हैं ना, वो इंसान ही नहीं बचता। तो इस कविता में मैंने यही बात को दोहराया है कि बचपना सबसे अच्छा होता है, सबसे मासूम होता है। तो अपने मन के अंदर का जो बच्चा है उसको बने रहने दीजिए, उसको बहुत परिपक्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उतना परिपक्व जरूर बनाएं कि कहते हैं ना कि चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, इसमें फ़र्क होता है। तो बच्चों का मन रखिए और काम वैसे करिए जो थोड़ी मैच्योरिटी भी दिखाए। तो ये थी मेरी कविता। और अब एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी। रजनी जी लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत, खुद को खुद से मिलाना। फरिया जी ने ज्वाइन किया है। मधुसूदन जी गुड लिख रहे हैं। रेनू जी तोड़ता जाता है धागे वाह लिख रही हैं। और राजा राम जी और रामप्रीत जी ने ज्वाइन कर लिया है। मनीषा जो कि पेज एडमिन है और जिनकी थर्सडे को बुक लॉन्च होने वाली है, हाय लिख रही है। हेलो मनीषा। गायत्री लिख रही है, अद्भुत प्रस्तुतिकरण, बेहद सराहनीय, शुक्रिया।
अनीता राज नाइस पिक लिख रही हैं, थैंक यू। राजपूत जी ज्वाइन कर लिए हैं और बहुत सारे और लोग भी जुड़ गए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जितना दर्द रिश्ता जाता है जिस्म में, उतने ही चाशनी भरे अल्फाज वो बोल रही है। जितना दर्द रिश्ता जाता है जिस्म में, उतने ही चाशनी भरे अल्फाज वो बोल रही है। कहीं तलखियत ना आ जाए रूह में, हर लम्हे में मिठास वो घोल रही है। कहीं तलखियत ना आ जाए रूह में, हर लम्हे में मिठास वो घोल रही है। तो जो अगली कविता है उसका शीर्षक है दर्द। आस पास अक्सर नजर आ जाते हैं कुछ चेहरे जिन पर शिकन नहीं होती, जो हरदम मुस्कुराते हुए सबके आदर्श से लगते हैं। आस पास अक्सर नजर आ जाते हैं कुछ चेहरे जिन पर शिकन नहीं होती और जो हरदम मुस्कुराते हुए सबके आदर्श से लगते हैं। उनके अंदर एक मोहब्बत की लौ सी जलती रहती है और हर किसी को वो कुछ कुछ अपने से लगते हैं। उनके अंदर एक मोहब्बत की लौ सी जलती रहती है और हर किसी को वो कुछ कुछ अपने से लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोगों को कोई मुसीबत नहीं घेरती या फिर दर्द के बादल उन पर नहीं मंडराते। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोगों को कोई मुसीबत नहीं घेरती या फिर दर्द के बादल उन पर नहीं मंडराते। शायद ये लोग जानते हैं दर्द को चूस कर निकालना और उसे फेंक देना। शायद ये लोग जानते हैं दर्द को चूस कर निकालना और उसे फेंक देना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह सांप के काट खाने पर उसके जहर को चूस कर फेंक दिया जाता है। हाँ, दर्द एक जहर की तरह ही तो है जो हमें चीर डालता है और खुशी से जीने नहीं देता। हाँ, दर्द एक जहर की तरह ही तो है जो हमें चीर डालता है और खुशी से जीने नहीं देता। ये हमारे हाथ में ही है कि हम दर्द को अपने जहन में कितना बसाएं। ये हमारे हाथ में ही है कि हम दर्द को अपने जहन में कितना बसाएं। तो दोस्तों, ये कविता आपको बहुत पसंद आई ऐसा लग रहा है। नलिनी जी ने ज्वाइन कर लिया है जो लिख रही है सो नाइस लाइनिंग ऑफ योर पोएम। थैंक यू सो मच नलिनी जी। रेनू जी लिख रही हैं शायद ये लोग जीना जानते हैं। गायत्री लिख रही हैं भावपुर रचना, कोटि कोटि नमस्ते। सरिता ने बहुत प्यारे स्टिकर्स बनाए हैं। अंकिता भी कुछ बहुत अच्छी 4 लाइनर एक लिखी हैं जो कि आप लोग सब ज़रूर पढ़ें। रेनू लिख रही हैं मोहक अंदाज प्रस्तुतिकरण का, बहुत शुक्रिया। प्रभात जी नमस्कार लिख रहे हैं। महेश जी हाय लिख रहे हैं। दीप सिंह गुड लिख रहे हैं। तो दोस्तों, इस मनीषा लिख रही है इमोशनल पोएम, और पोएम्स अगर इमोशनल ना हो तो उसका मज़ा क्या है ना? सही मनीषा? तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अमके ने मुझे इतना दर्द दिया, टमके ने मुझे इतना दर्द दिया। अरे किसी ने दर्द दिया, आपने लिया क्यों? कितना दर्द लेना है ये तो आपके हाथ में है ना। खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो सामने वाला कितना भी दर्द दे ये आपके अंदर घुसेगा ही नहीं। और ये मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से कह रही हूँ और आशा है आप लोग भी इस पे ज़रूर कोशिश करेंगे इस रास्ते पे चलने की। और ये मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है। तो एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी। आज बस एक कमी रही, सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। आज बस एक कमी रही, सब हंस रहे थे पर मेरे दिल में नमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की, दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। याद आ रही थी गुजरे वक्त की, दीवार पर टंगी तस्वीर पर आंख जमी रही। जो अगली कविता है इसका शीर्षक है यादें। ये मैंने किसके लिए लिखी है ये कविता के एंड में बताऊंगी। तो
जो है इस बीच नेहा जी ने ज्वाइन कर लिया है, राकेश जी ने ज्वाइन कर लिया है, विनोद जोशी जी ने ज्वाइन कर लिया है, ईशान जी ने ज्वाइन कर लिया है, नेहा लिख रही हैं सो पावरफुल। तो सुनाना चाहूंगी यादें। इतना मशगूल कर लिया है खुद को कि कहीं से तुम्हारी याद ना आ जाए। इतना मशगूल कर लिया है खुद को कि कहीं से तुम्हारी याद ना आ जाए। तुम्हारी बातों को, तुम्हारी मोहब्बतों को, तुम्हारे साथ गुजारे लम्हों को दफना दिया है कहीं ज़मीं के नीचे। तुम्हारी बातों को, तुम्हारी मोहब्बतों को, तुम्हारे साथ गुजारे लम्हों को दफना दिया है कहीं ज़मीं के नीचे, कि वो नज़र ना आए वक्त के लैपटॉप पर, कि वो नज़र ना आए वक्त के लैपटॉप पर। न जाने कितना दम है इन यादों में कि वो बना लेती हैं छेद ज़मीं में और जगह जगह से फूट पड़ती हैं किसी फुब्बारे की तरह। न जाने कितना दम है इन यादों में कि वो बना लेती हैं छेद ज़मीं में और जगह जगह से फूट पड़ती हैं किसी फब्बारे की तरह। तो ये थी मेरी कविता। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और पारुल किसी ने पूछा है कि किताबें कहाँ उपलब्ध है, तो जैसा कि एक आंसर होता है कि किताबें अमेज़ॉन पे सभी की उपलब्ध है। इस पेज पर जितने भी लोग आते हैं सभी की किताबें वहाँ उपलब्ध हैं। दीपक जी जुड़ गए हैं, सरिता जी को पोएम पसंद आई, रिया गुड इवनिंग लिख रही हैं, सरिता नाइस लिख रही हैं, और सभी जी हाय लिख रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी गुड लिख रहे हैं, और जो है पारुल रस्तोगी थम्स अप कर रही हैं। अब रेनू असली क्वेश्चन पे आई कि किसकी यादें। तो रेनू तो जानती है उस जन को। मेरा एक डॉग था, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बताया कि जो लोग एनिमल प्रेमी नहीं होते उनको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। परंतु मेरा एक पेट था जिसका नाम था जॉय। ये एक लेब्राडोर था और इसने हमारे साथ 7 साल ज़िंदगी गुजारी, और वो एक बच्चे की तरह था और उसकी यादों को मैं भूल ही नहीं पाती थी, और उसी की याद में ये कविता लिखी थी। अब मेरे पास एक दूसरा लेब्राडोर है जिसका नाम है हैप्पी। तो उसके आने के बाद यादें ख़त्म तो नहीं होती, कभी कुछ कम हो गई हैं। ये शायद सभी एनिमल प्रेमी समझ सकते होंगे इस बात को। तो जो है बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी। जो समझा करते थे उनसे ही महक है दहर की, आज वो ज़मीं पर बिखरे पड़े हैं बेहाल से। जो समझा करते थे उनसे ही महक है दहर की, आज वो ज़मीं पर बिखरे पड़े हैं बेहाल से। माटी से तुम आए और माटी में ही समाना है, ये बात मिटने न देना कभी अपने ख्याल से। माटी से तुम आए और माटी में ही समाना है, ये बात मिटने न देना कभी अपने ख्याल से। तो पेश है एक छोटी सी कविता, अहम। जब भी तुम्हारा अहम गुब्बारे की तरह फूलने लगे तो अपनी पैदाइश को याद कर लेना जब तुम कुछ भी नहीं थे। जब भी तुम्हारा अहम गुब्बारे की तरह फूलने लगे तो अपनी पैदाइश को याद कर लेना जब तुम कुछ भी नहीं थे। और अगर फिर भी नहीं पिचके तुम्हारे अहम का गुब्बारा तो अपनी मौत के बारे में सोच लेना जब तुम कुछ भी नहीं बचोगे। और अगर फिर भी नहीं पिचके तुम्हारे अहम का गुब्बारा तो अपनी मौत के बारे में सोच लेना जब तुम कुछ भी नहीं बचोगे। जब भी मुझे लगता है मैंने कुछ खास पा लिया है, मैं भी इन लम्हों का ख्याल कर लेती हूँ और मेरी सोच पर अपने आप अंकुश लग जाता है। जब भी मुझे लगता है मैंने कुछ खास पा लिया है, मैं भी इन लम्हों का ख्याल कर लेती हूँ और मेरी सोच पर अपने आप अंकुश लग जाता है। हाँ, न कुछ थी मैं, न कुछ रहूँगी कल, जो कुछ बीच में है वो एक माया जाल है। हाँ, ना कुछ थी मैं, ना कुछ रहूँगी कल, जो कुछ बीच में है वो एक माया जाल है।
सही है ना दोस्तों। हम लोग एक माया जाल में ही जी रहे हैं और इस माया जाल में ही खुश होते रहते हैं। क्यों खुश हैं? क्यों खुश रहना तो अच्छी बात है, पर गुमान कर लेते हैं। किस बात का गुमान है? जाना तो उस माटी में ही है, तो गुमान कम ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। तो बढ़ते हैं आगे और एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी। जलाओ या फूंक दो, आग तो सुलगती रहेगी। जलाओ या फूंक दो, आग तो सुलगती रहेगी। जब तक चिंगारी है वो कहाँ बुझेगी। जब तक चिंगारी है वो कहाँ बुझेगी। चिंगारी जहन की। यह है मेरी अगली कविता। हर दिन परखता है हमें कि क्या हमारे जहन में है वो शमा जिसे जलाने के लिए किसी माचिस की तीली की या फिर किसी और आंच की जरूरत ना हो। हर दिन परखता है हमें कि क्या हमारे जहन में है वो शमा जिसे जलाने के लिए किसी माचिस की तीली की या फिर किसी और आंच की जरूरत ना हो। यदि उसे मिल जाती है थोड़ी भी चिंगारी तो वो सुलगाने लगता है हमारी रूह को और भर देता है उसमें ऐसा हौसला कि जलते रहते हैं हम उसकी रोशनी में। यदि उसे मिल जाती है थोड़ी भी चिंगारी तो वो सुलगाने लगता है हमारी रूह को और भर देता है हम में ऐसा हौसला कि जलते रहते हैं हम उसकी रोशनी में। सुनो, रात के अंधेरे में कभी बुझने मत देना खुद को। सुनो, रात के अंधेरे में कभी बुझने मत देना खुद को। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की आखिरी कविता। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं आपके जो भी सही कमेंट्स हैं उनको ज़रूर पढ़ूंगी और उनको लाइक करूंगी, क्योंकि यहाँ सब कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं था। जाते जाते एक 4 लाइनर। रात चाहे कितनी अंधेरी थी, कश्तियाँ उम्मीद की चलती रहीं। रात चाहे कितनी अंधेरी थी, कश्तियाँ उम्मीद की चलती रहीं। चंद ख्वाब मर भी गए पर आशाएं चिराग सी जलती रहीं। चंद ख्वाब मर भी गए पर आशाएं चिराग सी जलती रहीं। तो आप भी आशाओं का ये चिराग जलाए रखिए। ऐसी मनोकामना के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए नीलम का आपको नमस्कार।